नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। रविवार को 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए और जब भी चुनावी नतीजे आते हैं तो इसके अलग अलग कारण वजह पर चर्चा होती है और इनमें से कई कारण ऐसे होते हैं जो एक बहुत बड़ी पिक्चर पेश करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही आंकड़ा बताएंगे जो जुड़ा तो 4 राज्यों के चुनावी नतीजों से है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। यह आंकड़ा बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है, तो वहीं यह आंकड़ा विपक्ष की नींद भी उड़ा सकता है। कल हमने जनादेश में चुनावी नतीजों में मोदी के मैजिक की बात की थी। अब यह आंकड़ों से भी साबित होने लगा है कि पीएम मोदी का मैजिक है क्या। मोदी सरकार की योजनाओं का असर अब सीधे सीधे विधानसभा चुनाव के परिणामों में भी नजर आया और ऐसी एक योजना है आकांक्षी जिला योजना, यानी वो योजना जो देश भर के पिछड़े जिलों के विकास के लिए बनाई गई है। चुनावी नतीजों वाले राज्यों के इन आकांक्षी जिलों में बीजेपी को प्रचंड यानी बम्पर सफलता मिली है। आज जनादेश में हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी की जीत में केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना योगदान रहा, कितना हाथ रहा। साथ ही हम इसका भी विश्लेषण करेंगे कि दलित और आदिवासियों के लिए जो आरक्षित सीटें थीं उन पर बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन की क्या वजह रही। तो इस तरह 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के आने के बाद उनका विश्लेषण जारी है। नतीजों का पूरा अध्ययन करने के बाद आकांक्षी जिलों और SC/ST सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। इसके मुताबिक आकांक्षी जिलों के गरीबों, आदिवासियों, वंचित वर्गों समेत आम लोगों ने इन चुनावों में मोदी सरकार की विकास योजनाओं पर भरोसा जताया है। अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में जो 26 आकांक्षी जिले थे उनकी बात करें तो इनमें 81 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से बीजेपी ने 52 सीटों पर जीत हासिल की है, जो 2018 में जीती गई 23 सीटों की संख्या से दुगनी से भी ज्यादा है। इनमें 33 नई सीटें हैं, जबकि 2018 में जीती हुई 19 सीटों पर इस बार भी बीजेपी ने अपना दबदबा बनाए रखा। वहीं कांग्रेस आकांक्षी जिलों में केवल 24 सीटें जीतने में कामयाब रही, 81 में से 24, जबकि 2018 में उसने 52 सीटें जीती थी, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ अब 19 सीटों पर ही जीत को बरकरार रख पाई और केवल 5 नई सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर हम राज्यवार बात करें, हर राज्य की अलग अलग बात करें, तो मध्य प्रदेश के में जो आकांक्षी जिले हैं उनमें 35 सीटें आती हैं, छत्तीसगढ़ में 21 आती हैं और राजस्थान में 17 और तेलंगाना में ये आकांक्षी जिलों की 8 सीटें हैं। अगर हम बात करें हर राज्य दर राज्य, तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने आकांक्षी जिलों की 35 में से 30 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। इसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो भाजपा ने आकांक्षी जिलों की 21 में से 11 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 9 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली। राजस्थान में भाजपा ने आकांक्षी जिलों की 17 सीटों में से 10 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 6 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली। वहीं तेलंगाना में आकांक्षी जिलों की 8 सीटों में से कांग्रेस को 4, BRS को 2 सीटें मिली, जबकि भाजपा और CPI ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में उन 112 जिलों में की थी जिन्होंने अहम सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई थी। आज यही आकांक्षी जिले भाजपा की प्रचंड जीत के केंद्र बिंदु बने हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में SC और ST सीटों पर भी बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 35 आरक्षित सीटें थी उनमें से 26 में बीजेपी जीती, 9 में कांग्रेस। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 10 आरक्षित सीटें थी SC समुदाय के लिए, जिसमें 4 में बीजेपी, 6 में कांग्रेस। वहीं अगर हम ST सीटों की बात करें तो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, 29 में से 17, कांग्रेस को 11 और अदर को 1। पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था इन आदिवासी सीटों पर। वहीं राजस्थान की बात करें तो 33 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, जिनमें से 21 सीटों पर बीजेपी जीती, 11 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य। वहीं ST सीटों की बात करें तो 12 सीटों पर बीजेपी जीती, 10 पर कांग्रेस, 3 पर अदर। ये 25 सीटें थी आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित। या आप एक बार फिर मध्य प्रदेश के SC आरक्षित सीटों की जानकारी यहाँ इस ग्राफिक्स के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं कि 10 SC आरक्षित सीटों में से 10 में से
जो है बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली। वहीं अगर हम 29 सीटों की बात करें, छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित थी, तो 17 सीटों पर बीजेपी जीती। वहीं एससी सीटें जो राजस्थान में 33 आरक्षित थी, उनमें से 21 सीटों पर बीजेपी ने सफलता पाई। वहीं अगर हम एसटी आरक्षित सीटों की बात करें तो बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 10 सीटें मिली राजस्थान में। तो ये आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं और इन आंकड़ों का असर 2024 की राजनीति पे क्या होगा, और मोदी का जो मैजिक है, जो उनकी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित हुई हैं विधानसभा चुनाव में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेखर अय्यर, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। हितेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, और पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि हमने अभी तक जितने भी चर्चाएँ डीडी न्यूज़ पर की, राजनीतिक चर्चाएं, और जो हमारा आकलन था करीब करीब वैसा ही नतीजों में परिवर्तित हुआ। और अगर हम 4 राज्यों की, जिस हम नए आंकड़े की बात कर रहे हैं आकांक्षी जिले की, तो अगर हम बात करें तो ये 26 जिले, जैसा कि हमने ग्राफिक्स में दिखाया था, 26 जिले इन चारों राज्यों में आते हैं। और अगर मैं एक बार फिर रिपीट करूं तो इसमें 81 सीटें थी टोटल विधानसभा सीटें चारों राज्यों में, जिस पर से 52 सीटें बीजेपी जीती है। तो जो मोदी सरकार की योजनाओं का जो लाभ है, उसने लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हितेश जी। प्रखर जी, पहले तो आप मेरी जानकारी जो बढ़ा रहे थे जी, और आपके आंकड़े अगर सटीक आए हैं तो इसके लिए मैं दूरदर्शन की टीम को बधाई देना चाहूँगा। खासतौर से ये जो जैसे कार्यक्रम का आयोजन है जी, हम आमतौर पर देखते हैं कि चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप और चेहरों पर ही बात सिमट के रह जाती है, बात गहराई में नहीं जाती। आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं, आप आकलन इसलिए सही कर पा रहे हैं कि राजनीति में कोई परिणाम या कोई परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन के कारण अलग तरह के परिणाम आ रहे हैं, तो आप उसको समझने की, उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं जी। आकांक्षी जिलों की जो आपने बात की और उसका जो इम्पैक्ट, उसके असर की बात की, ये वास्तव में एक मैं राजनीति का अगर बदलाव कहूँ इसे, तो खासतौर से पहले दूसरे की राजनीति को पंचर करना, दूसरे की राजनीति के लिए सामने प्रेशर पॉलिटिक्स करना, ये होता था। मगर ये नए भारत की विकास की एक्यू प्रेशर और एक्यू पंचर की राजनीति नई तरह की है। और एक्यू प्रेशर एक्यू पंचर में क्या होता है? नसें खोलने का काम, जो ठंडे सुस्त पड़े हुए जगह हैं उनमें झंझनाहट पैदा करने का काम, उन्हें तरंगित करने का काम। तो ये जो जिले हैं, आकांक्षी जिले हैं, पूरे देश में ऐसे 112 जिले हैं और 112 जिलों की रैंकिंग होती है। और आप देखिए, ये 2018 उस समय भी चुनाव हुए थे, बाकी लोगों ने राजनीति की बातें सोची होंगी, मगर नीति आयोग ने अविकसित जिलों को राज्यों में चिन्हित करने का काम किया और उनकी सेहत कैसे सुधरेगी उसके लिए एक बाकायदा राजनीति का कोई भी घोषणा पत्र हो सकता है, कोई भी गड़बड़ हो सकती है, कोई भी वादा खिलाफी भी हो सकती है, मगर वहां पर एक पूरा मेथड था। उसमें 49 बिंदु हैं तय कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पोषण में, कृषि में, जल संसाधन में अलग अलग तरह के पैरामीटर्स हैं, कसौटियां हैं 49, और उनकी डेल्टा रैंकिंग होती है। डेल्टा रैंकिंग के बाद जहां पर काम ठीक हो रहा है उसको चैंपियन ऑफ चेंज के लिए डैशबोर्ड लाइव अवेलेबल है। तो अब ये राजनीतिक दलों के बीच में नहीं है, जिलाधिकारियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा हो गई है कि विकास की दौड़ में अपने जिले को कौन आगे ले जाएगा। और इसके भी 3 आयाम है। किसी भी चीज को करने के लिए हम कहते हैं कि 3 डायमेंशनल एनालिसिस कर लेते हैं, यहां पर भी 3 आयाम है जी। केंद्र है उसका एक हिस्सा, दूसरा है राज्य, और तीसरा है वो जिला खुद। तो तीनों जगह से मॉनिटरिंग और समन्वय का काम, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति को जड़ से बदलने वाली पहल ये इसलिए है कि बहुत आपने मत पंथ संप्रदाय की राजनीति देखी, हमने सब कुछ लोगों को बांटने की और उन्हें पिछड़ा ही रखने की राजनीति देखी, रोने वाले को और रुलाने की राजनीति देखी। ये आधारभूत चीजें बदलने वाली राजनीति है जिसके परिणाम आपको आज दिखाई जी। बहुत ही दिलचस्प तरीके से आपने इस विषय का विश्लेषण किया है। हमारे साथ शेखर अय्यर जी भी हैं। शेखर अय्यर जी, अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कुछ समय तक ये चर्चा बहुत रही कि लाडली बहन योजना एक गेम चेंजर हुई, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर 125 सीटों के आसपास अगर बीजेपी रहती तो हम ये बात कह सकते थे, लेकिन जिस तरह से बम्पर जीत मध्य प्रदेश में मिली है उसके बाद ये साफ साफ लगता है कि जो मोदी सरकार की योजनाएं थी उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से और राजस्थान में भी अपना असर दिखाया है। आप क्या कहेंगे इससे लेकर? बिल्कुल प्रखर जी, जैसे अभी हितेश जी बता रहे थे, बार बार ये चर्चा हो रही थी कि हमारे देश में विकास राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल।
और सुशासन का मतलब है विकास। जी। प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट का कंसीव किया था उस समय जब माना जाता था कि हमारे देश में अति पिछड़े जो जिले हैं, जिस जिले में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ पिछले 50 साल में, ऐसे जिले के बारे में प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते थे भाई इन जिले को कैसे हम एक स्पीड ट्रैक पे लाए। और उसका तरीका क्या था कि उन जिलों में 30 साल पहले या 25 साल पहले जो वहां कलेक्टर रहे होंगे वो आज दिल्ली में बड़े बड़े मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गए। बिल्कुल। कई जगह पे चीफ सेक्रेटरी राज्यों में उन या रिटायर होने वाले या रिटायर हो चुके हैं। उन सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सर्विंग है अभी आज जो नए जो कलेक्टर बन के वहां बैठे हैं और जो वहां पे 30 साल पहले जो काम किए, इन दोनों का एक्सपीरियंस को स्टडी करके इन जिलों में जो पैरामीटर्स अभी हितेश जी बताए थे, इस पैरामीटर्स को कितने फास्ट ट्रैक पे कैसे लाए, इसीलिए ये बनाया गया। ये और पहली बात प्रधानमंत्री ने परिभाषा बदली। बिल्कुल। जो परिभाषा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। और एक बात बताओ, ये मामला और भी आगे बढ़ गया। अभी इसको कहते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक, यानी उन जिलों में भी ब्लॉक स्तर पर पहुंच गया है कि एक एक जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है वो ब्लॉक लेवल पे सबसे जो मतलब एकदम अति पिछड़े जो ब्लॉक है उसको एस्पिरेशनल ब्लॉक किया जा रहा है। इसका मतलब जो विकास को एकदम जो डोर स्टेप की बात है, बिल्कुल एकदम वहां गांव तक वो मतलब विकास को जो जन जन तक पहुंचाया और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया, उसका प्रभाव अब जो है विधानसभा सीटों पे दिखने लगा है। वक्त अभी एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि SC SC सीटों पर जो परफॉर्मेंस बीजेपी का जबरदस्त रहा है उसके पीछे केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं थी और मोदी का मैजिक क्या था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं।
वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जो योजनाएं थी वो गेम चेंजर साबित हुई विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ शेखर अय्यर हैं, हमारे साथ हितेश शंकर जी भी हैं। हितेश शंकर जी, एक बड़ी बात आ रही है, पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कहा, जब चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो कहा कि एसटी सीटों पर, मतलब जो आदिवासी बहुल सीटें थी उन पे कांग्रेस का सफाया हुआ, और आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिनमें से 24 सीटों पर बीजेपी जीती। पिछली बार परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था। राजस्थान में 25 में से 12 और छत्तीसगढ़ में तो 29 में से 17, मतलब दक्षिणी बस्तर, जो बस्तर का इलाका है दक्षिणी छत्तीसगढ़, वहां तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। तो इसके पीछे क्या आप देखते हैं? वो मोदी का मैजिक क्या था, वो केंद्र सरकार की योजनाएं क्या थी, या वो संगठन के स्तर पर क्या हुआ, वो थोड़ा सा आप मुझे बताएं। देखिए, ये एक शब्द हो सकता है मगर मैं इसे जादू नहीं मानता। इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत और बड़ी योजना, दोनों चीजें हैं इसके पीछे जी। कि पहले की जो राजनीति थी वो जहां दर्द है उसका दर्द थोड़ा सा और बढ़ाकर, उसे उकसाकर अपने खास तरीके से उसे राजनीति के लिए पोसती थी। मगर वो व्यक्ति राजनीति की मुख्य धारा का हिस्सा हो सकता है, उसमें उसकी हिस्सेदारी है। इसके लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए उसको मजबूत करने का काम, जैसे हमने आकांक्षी जिलों की बात की, ये कुछ उसी तरह की बात है। इस मंत्रिमंडल में अगर आप देखें तो 8 मंत्री हैं उस वर्ग से, मुख्य धारा में उनकी बात सुनने वाले उनके लोग हैं, जिनके पास वो सीधे जाते हैं और जमीनी नेता हैं जिनकी पकड़ है। फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी का जीवन उस दुर्दशा में ना बीते, इसके लिए जो शिक्षा में बदलाव करने थे। आप देखिए, जब पहला बजट आया था तो इस वर्ग के लिए 1100 करोड़ रुपए रखे गए थे, और अगर 21 के बजट को अगर हम देखें खास तौर से तो वो 6000 करोड़ उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए ये राशि बढ़ाई गई। ये किसी राजनीतिक दल की पहले कल्पना नहीं होती थी। बिल्कुल, उनके छोटे मोटे काम की तरह उनको सोचा जाता था। मुद्रा लोन एक और बड़ी योजना है जिसे इस कसौटी पर देखना पड़ेगा कि उसका क्या क्या इंपैक्ट आता है। 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं, और उसमें अगर आप उसकी थोड़ी सी छान फटक करेंगे, आंकड़ों को निकालेंगे तो उसके 50% यानी 5 करोड़ आपको इस वर्ग के लोग मिल जाएंगे। एकलव्य स्कूल हैं, उनके लिए जो एकलव्य स्कूल खुले, आज आप देखेंगे कि जो उनके गांव के लिए काम है, 7,500 करोड़ की वो अलग योजना है, करीब करीब 7300 करोड़ की बात है। और उससे 36,000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो जनजातीय बहुल हैं, उन गांवों का कायाकल्प हो रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम का काम चल रहा है। यानी राजनीति, जब चुनाव की घोषणा होगी तब राजनीति नहीं होगी, जमीन पर लगातार उनके लिए काम होगा, उनके लिए बजट में प्रावधान होगा, और उसकी एक मॉनिटरिंग भी लगातार की जाएगी। जब ये सारी चीजें होती हैं तो लोगों का भरोसा बनता है। वो चुनावी नतीजों में भी नजर आता है। वो बिल्कुल भरोसा है, ये गारंटी का और कुछ नहीं है, ये भरोसा है। ये भरोसा है। शेखर जी, अभी हितेश जी से मैंने बात की आदिवासी भाइयों के लिए जो सुरक्षित सीटें उन पर बीजेपी की परफॉर्मेंस की। मैं अगर जो एससी समुदाय के लिए जो सीटें आरक्षित थीं, अगर मैं उसकी बात करूं तो वहां भी बीजेपी को बम्पर सफलता मिली है। मध्य प्रदेश में 35 सीटें आरक्षित थीं एससी समुदाय के लिए, 26 पर बीजेपी जीती। राजस्थान में 34 सीटें आरक्षित थीं, 21 पर जीती। और छत्तीसगढ़ में 10 सीटें आरक्षित थीं, जिनमें 4 पर बीजेपी जीती। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से एससी बहुल्य सीटों पर जो बीजेपी को समर्थन मिला, उसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? यही है, देखिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अभी हितेश जी कह रहे थे, भाई चुनाव के घोषणा से नहीं होता काम,
और एक बात मुझे कहना चाहिए, देखिए इसीलिए वहां पे काम नहीं हुआ पिछले 5 साल की, वहां पे हम चुनाव जीते, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। ये लगातार गरीबी दूर करने के लिए अति पिछड़े इलाके में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो शुरू किए गए, और प्रधानमंत्री का हर निर्णय, कोई बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम ले लीजिए, उसका मुख्य जो बेनिफिशियरी यही है, भाई दलित है, आपके आदिवासी है, अति पिछड़े वर्ग है। ये हमेशा ये जो सोच और उस सोच को इम्प्लीमेंट करना, ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड लेवल पर हुआ है उसका नतीजा है। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से, बाकी विपक्ष पार्टी की तरफ से बड़ी बड़ी वायदे की गए थे, ठीक है, इस चुनाव में सबसे बड़ा एक जो लेसन जो निकल के आ रहा है, केवल गारंटी से काम नहीं चलेगा। क्या कांग्रेस की गारंटी कम थी? ये पैसे दे देंगे, वो दे देंगे, ये हाथ में दे देंगे, लेकिन लोग उसको माने नहीं। इसलिए माने नहीं क्योंकि जमीन पर जो ऑलरेडी उनको मिल रहा है, बिल्कुल जो चीजें ऑलरेडी हो रहे हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी हो रहे हैं वो देख रहे हैं, और जो बड़े बड़े घोषणा हो रहे हैं, क्योंकि लोग ये भी घोषणा की बात करें तो इंदिरा जी के जमाने से गरीबी हटाओ की घोषणा चल रही है, और उसका कुछ क्या असर हुआ रहा हमने सब देखा। केवल घोषणा था भाई, गरीबी हटाने के लिए इतना समय क्यों लग गया, और ये जिम्मेदारी क्यों इनके पास आ गया, प्रधानमंत्री मोदी जी। शेखर जी माफी चाहूंगा, थोड़ा रोकना पड़ रहा है, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर दिया है। क्या है वो बयान, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। आज जो ट्वीट वाला जो चल, साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस द्वारा बंटवारे की राजनीति शुरू कर दी गई है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बंटवारे के इन प्रयासों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहें, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहना होगा। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती है। साथ ही लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए उन्हें आगे भी ऐसे ही झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये पीएम मोदी का एक्स सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है। वैसे तो चर्चा में अपने मेहमानों से इस पीएम मोदी ने जो कटाक्ष किया उस पर भी करना चाह रहा था, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। शेखर अय्यर जी और हितेश शंकर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जनादेश में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।